आपने कब से शुरुआत करी लिखने की? बहुत सारे शायर हैं। किसकी शायरी किसकी तबीयत पे कैसे इफेक्ट करती है। पहले तो लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है और मुझसे लिखने इतना प्यार हो गया, अब मैं लिखे बगैर नहीं रह सकता कभी भी। अपने ख्यालात को लाजमी बयां करूं। और विभा जी, कभी भी पोइट्री ज़बरदस्ती सोच से नहीं आती। जो आप फील कर रहे होंगे, जो ख्यालात हैं आपके दिल के अंदर, आप वही पेपर पे लिखेंगे। लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत खुदा आया मेरी। दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। सारे दर्शकों को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। पहली बात कि आप हमारी महफ़िल में फिर से आए हैं और आप शायराना चाय देख रहे हैं। और ये मेरी एक बहुत खुश नसीबी है आज कि आज हमारे बीच में नदीम अकरम जी आए हैं। ये हमारे बहुत सारे प्रोग्राम्स में आ चुके हैं, जो शब्दों की अज़मत, तो इनका इंटरव्यू तो बिल्कुल बनता था। बहुत शुक्रिया रिबा जी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सी उनकी लाइफ रही है। और जो जैसा मैंने आपको हमारी शब्दों की अज़मत ने बताया कि पहले आप पाकिस्तान से हैं, आप टोबा टेक सिंह, और उन्होंने मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बताई थी टोबा टेक सिंह के बारे में, जो कि इंडिया और पाकिस्तान को और पास लाती है और उसकी एक शेयर्ड हिस्ट्री के बारे में हमें बताती है। तो मैं एक्चुअली आपसे बोलूँगी वो छोटी सी स्टोरी फिर से सुनाए हमें, मुझे बड़ी पसंद आई। जी, शुक्रिया विभा जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा विभा जी आपका और इंडोज़ टीवी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे मदऊ किया इस प्रोग्राम में इतना सब कुछ बोलने के लिए। और माशाल्लाह ये प्रोग्राम बड़ा अच्छा जा रहा है। तो बेसिकली मैं टोबा टेक सिंह, पाकिस्तान टोबा टेक सिंह। और स्टोरी ये थी, पाकिस्तान में एक सिख हुआ करता था जो जब मुसाफिर ट्रेन से उतरते वो उनको पानी पिलाया करता था। उस वक्त ऐसा तो था नहीं कि हर तरफ जिस तरह कोई शॉप्स हों ये हो, तो वो लोगों की यानी खिदमत किया करता था, उनको जो भी आता उसको पानी देता। तो उसके नाम पे फिर उन्होंने उसका नाम सिख का नाम टेक सिंह था। तो उसके नाम पे फिर उन्होंने उसका नाम टोबा टेक सिंह रख दिया। अच्छा अच्छा। तो इस वजह से अब तक उसका नाम टोबा टेक सिंह है। यानी कि कोई भी काम करे, अच्छा करे, उसको हमेशा के लिए याद रखा जाए, उसके नाम पे। और मुझे अपने शहर का नाम बहुत प्यारा लगता है, टोबा टेक सिंह। टोबा टेक सिंह, हाँ, इट्स अ वेरी नाइस नेम, एक्चुअली अपील करता है। जब बिल्कुल। मैंने आपसे पहली बार बात करी थी और मैंने आपसे पूछा था आप कहाँ से हैं और आपने मुझे बताया, तो मैंने थोड़ा सा सर्च भी किया था और मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लगी थी यार। इट्स सच ए स्वीट लिटिल स्टोरी और आपके हिस्ट्री का एक पार्ट है। बिल्कुल। और इस पे सादत हसन मंटो ने टोबा टेक सिंह के बारे में लिखा। हमारा एक ड्रामा बड़ा जो था मशहूर पाकिस्तान में, बूटा फ्रॉम टोबा टेक सिंह, इस पे यानी कि हिस्ट्री है इसकी। सादत हसन मंटो ने, मतलब उन्होंने इसके बारे में, टोबा टेक सिंह के बारे में लिखा। तो बहुत अच्छा शहर है। मैं चाहे ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ लेकिन मैं उसको मिस करता हूँ। उनकी यादें टोबा टेक सिंह में जो हैं हमेशा मेरे साथ रहेंगी। और वो सिख तो जाने वाला जो भी खिदमत कर गया लोगों की, लेकिन आज तक वो हमारे दिलों में जिंदा है। दिलों में रहते हैं। तो आप यहाँ कब आए थे नदीम जी? मुझे 2007 में मैंने ऑस्ट्रेलिया में आया था। हाँ जी। तो शुरू में जिस तरह मैं पाकिस्तान में बैचलर कर रहा था, कॉमर्स में बैचलर किया, फिर उसके बाद मास्टर्स करने के लिए मतलब करना चाह रहा, लेकिन उसके 2007 के बाद फिर मैं ऑस्ट्रेलिया मूव हो गया। फिर इधर आके हमने रेस्टोरेंट स्टार्ट किया जी। अभी तक रेस्टोरेंट का काम है, 14 ईयर्स तक हम यही करते हैं। तो बड़े जायकेदार सी आपकी जिंदगी। बिल्कुल। तो मतलब ऑस्ट्रेलिया का रुख कैसे किया? ऑस्ट्रेलिया मैं सोचा करता था कि इससे बेटर लिविंग है ऑस्ट्रेलिया। मतलब मुझे शौक था कि अब्रॉड जाऊँ, ये नहीं सोचा था मैं ऑस्ट्रेलिया जाऊँगा, लंदन जाऊँगा, कनाडा जाऊँगा। लेकिन जहाँ लोगों से पता चला कि ऑस्ट्रेलिया बेस्ट कंट्री है रहने के लिए, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना ऑस्ट्रेलिया जाया जाए। तो फिर ऑस्ट्रेलिया आ गया 2007 में। उसके बाद लाइफ चल रही है। जी जी जी, बहुत बढ़िया लाइफ चल रही है। बिल्कुल अच्छी लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, हर चीज़ अच्छी है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया रहने के साथ साथ आपको ये भी बता दूं, मैं कभी भी अपने कंट्री को कभी भूल नहीं सकता। जहाँ मैं रहता था टोबा टेक सिंह गलियों में,
मतलब घूमना फिरना फ्रेंड्स के साथ, हमेशा। वो हमेशा मेरी याद का हिस्सा रहेंगी। जी, तभी वही चीज़ आपको शायर बनाती है मेरे ख्याल से, बिल्कुल। बिकॉज ये जो छोटी छोटी चीज़ें रहती है, इससे एक बंदे का पता लगता है कि उसके दिल के करीब क्या रहता है, और आपने जो यादें संजो के रखी है, बिल्कुल। ये एक आपके शायर होने का आई थिंक एक बहुत बड़ा सबूत है, रियली। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी जी, बात सही है। एक शायद जी। जो भी ख्यालात जो भी वो सोचता है वो इसको इस पेपर होता है। और जब भी मैं अपने कंट्री को, अपने जहाँ मैं रहता हूँ उसको याद करता हूँ, वो सारे मतलब शायर को कभी भी लिखना नहीं पड़ता, तो वो जो भी मेरे जहन में आता है तो फिर मेरे लिखने में आसानी होती है। और जब मैं अपने लिखे को पढ़ता हूँ तो मुझे अच्छा फील होता है, वही यादें वापस माजी में चले जाती हैं, तो बहुत अच्छा फील होता है लिखने के बाद। वही यही बात है जो अपन भी कई बार बात कर चुके हैं। आपको मैं बता दूं मेरे दर्शकों कि नदीम जी से मेरी बात होती रहती है, बहुत अच्छे दोस्त हैं वो, बहुत ही हमारी ऑनेस्ट सी बात होती है, एक दूसरे को फीडबैक देते हैं, और मैं बहुत वैल्यू करती हूँ आपका थैंक यू फीडबैक। एंड उन्होंने मुझे बताया उन्हें भी जॉन एलिया बड़े पसंद हैं, तो इस बारे में हमारे बिल्कुल। जॉन एलिया शायर तो मतलब मैं कहता हूँ जो भी लिखता है हमेशा अच्छा लिखता है। जॉन एलिया के बारे में मुझे ये अच्छा लगता है कि छोटे शेर लिखते हैं जो समझ में आते हैं। समझ में आते। जी, जॉन एलिया कहते हैं, एक तेरी बराबरी के लिए खुद को कितना गिरा चुका हूँ मैं। मतलब एक छोटा शेर का उसमें मैसेज पैगाम दिया, यानी कि एक पूरी लंबी स्टोरी, लंबी गज़ल लिखने की ज़रूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। हाँ, और जॉन एलिया की शायरी मुझे इसलिए पसंद है, सीधी दिल पे जाके दिल चोट पे। लगाती हाँ, है। बस मैं वही दिल बात पे आ रही थी दिल पे कि चोट जो भी लगा। बात दिल से आती है ना, वो हर एक बंदा उससे रिलेट कर सकता है, और आपको लगता है हाँ इस बंदे ने कोई बात बोली है ना, आपके जहन में आती है वो बात, और दिल की बात वो हमेशा रहेगी, चाहे आप रहे ना रहे जमाने में, वो दिल की बात है अब ना। लोग उनको जॉन एलिया के लोग पसंद करते हैं। अच्छा, जो ये शायरी पढ़ी, शायर कितने होते हैं, बहुत सारे शायर हैं। किसकी शायरी किसकी तबीयत पे कैसे इफ़ेक्ट करती है, ये देखा जाता है। तो मुझे ये पता है आपके बारे में कि आप बचपन से लिखते हैं, स्कूल कॉलेज के डेज से, और आपके छप चुके हैं बहुत सारी मैगजीन्स वगैरह में, है ना। तो आपने कब से शुरुआत करी लिखने की? मैं ग्रेड 10 में था जब मैंने लिखना स्टार्ट किया। शुरू शुरू में मैं लिखता था। पहले तो लिखने के लिए पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। लोगों की गज़लें पढ़ी, नज़में पढ़ी जो सिलेबस में हुआ करती थी, उसको देख देख के फिर मैंने स्टोरी लिखना शुरू की। अच्छा, मैं सोचा मैं ये ड्रामा लिखूँगा, ये स्टोरी लिखूँगा, थोड़ा सा उसके बाद जब नज़में पढ़नी सिलेबस में, अल्लामा इकबाल की पढ़ी, मतलब जिसकी भी पढ़ी गज़लें, तो मुझे बड़ा उनसे इम्प्रेस होना कि यार ये इतनी अच्छी लिखी, क्यों मैं क्यों नहीं लिख सकता। मैंने फिर एक शेर लिखना शुरू किया, एक लाइन लिखनी शुरू की, लाइन के बाद शेर बनाया उसका, फिर उसको जज किया कि ठीक है नहीं। लिखता लिखता इस सफ़र में 2-3 साल और गुजर गए, लेकिन एक दिन गज़ल लिख ली मैंने, बड़ा खुश। उस गज़ल को मैंने फिर प्रिंट करने के लिए किसी मैगज़ीन में भेजा। मैंने कहा अगर तो इनके स्टैंडर्ड पे हुई तो ये प्रिंट करेंगे, नहीं प्रिंट हुई। दूसरी दफ़ा लिखी, तीसरी दफ़ा लिखी। एक दिन हमारे वहाँ का जंग अखबार और नवाई वक्त बड़े पॉपुलर जो न्यूज़पेपर है उधर के वहाँ गया। एक दिन मैंने फ्राइडे मैगज़ीन आया करता, उसमें देखा नदीम अकरम मेरे नाम से गज़ल प्रिंट है, और मैं इतना खुश हुआ, सबको दिखा रहा है मेरे नाम से ये गज़ल आई है। तो लोगों ने दिखाया, वो गज़ल भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो उसके बाद मुझे ये कॉन्फिडेंस आ गया, ये न्यूज़पेपर वाले भी उनकी प्रिंट करते हैं जो उनके स्टैंडर्ड पे हो। उसके बाद जब वो वहाँ से मुझे थोड़ा हौसला अफजाई हुई तो मैंने और लिखना शुरू कर दिया। तो फिर लिखते लिखते और मुझसे लिखने इतना प्यार हो गया, अब मैं लिखे बगैर नहीं रह सकता कभी भी। अपने ख़यालात को लाजमी बयां करता हूँ। अच्छा, अच्छा, वही मुझे आपसे पूछना था नदीम जी, यहाँ पे जैसे आपको पता है बड़ी मसरूफ सी ज़िंदगी है, आप कैसे वक्त निकालते हैं शायरी के लिए और बहुत अच्छा लिखने के सवाल लिए? विभा जी आपने जी, किया। इसके लिए मैंने एक रूल रखा हुआ, अगर आप एक वीक में 5 दिन रोज़ाना 1 घंटा आप अपनी पोइट्री को दें, यानी कि एक वीक में 5 घंटे और एक महीने में 20 घंटे, आई थिंक इट्स इनफ फॉर पोइट्री। तो इसलिए मैंने अपना टाइम इस तरह सेट किया हुआ, मैं 1 घंटा, अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम हो तो 2 घंटे। तो मैं सोचता हूँ ये मैंने गज़ल या जो भी लिखना है ये कंप्लीट करूँगा 1 वीक में, 2 वीक में, तो इसलिए ये टाइम मेरे लिए निकल आता है। वरना इस बिज़ी लाइफ में, स्पेशली ऑस्ट्रेलिया, बहुत बहुत मुश्किल है, मुश्किल बहुत है। मुश्किल हाँ, है कि टाइम क्योंकि एक निकालना। फ्लो रहता है, एक आपका मूड की बात भी रहती मूड है, की बात और रहती फिर है। आपकी थकान के ऊपर भी है कि अगर आप चाहें, फिर आप चाह रहे हैं कि मैं लिखूं बट आप इतने थक गए हैं, तो वो एक रहता है। तो पर आपने ये अच्छी बात बोली कि अगर 1 घंटा भी हम कहीं ना कहीं सिर्फ से 5 दिन, निकालें। हाँ, 5 दिन, 5 दिन। 7 दिन नहीं, सिर्फ 5 दिन 1 घंटा निकालें। 4 दिन 4 घंटे, मतलब 4 दिन में से 1 घंटा भी निकाल लें, 4 घंटे में आप कुछ ना कुछ लिख सकते हैं, कि उसको कंप्लीट कर सकते हैं। और विभा जी, कभी भी पोइट्री ज़बरदस्ती सोच से नहीं आती,
कि मैं सोचूं कि मैं ये लिखूंगा, नहीं। जो आप फील कर रहे होंगे, जो ख्यालात हैं आपके दिल के अंदर, आप वही पेपर पे लिखेंगे। और वो जो ख्यालात होंगे, मैं किसी के लिए नहीं लिखता, मैं खुद की तस्कीन के लिए लिखता हूँ। और ये मुझे नहीं पता कितनी दुनिया मेरे ख्यालात से, कितने लोग मेरे ख्यालात से मिलते होंगे जिनको मेरी पोइट्री पसंद आती है। नहीं, बिल्कुल आपने सही बात बोली कि वो एक दिल की बात होती है। आप जैसा फील कर रहे हैं, आपके एक्सपीरियंसेस जो रहते हैं वो आप कागज़ कलम पे उतारते हैं और आपको जो फील हो रहा है बेसिकली आपके जो इमोशंस रहते हैं, है ना? जी जी। जी जी। तो यही चीज़ें हैं कि मतलब इंसान अपनी दिल की बात दूसरों तक पहुंचा सकता है। ये सबसे इजी वे मैं कहता हूँ। कुछ लोग म्यूज़िक को पसंद करते हैं, कुछ लोग मतलब राइटिंग, स्टोरी राइटिंग करते हैं, कुछ लोग पोइट्री। मैं पोइट्री को इसलिए चूज़ किया, पोइट्री एक ऐसी चीज़ है, पोइट्री लिखेंगे, गज़ल लिखेंगे, कोई सिंग करेगा उसको, और मेरी लिखी हुई मेरे दिल की बात लोगों तक पहुंचेगी। जी हाँ। जी जी, ये बहुत बढ़िया आपने बात बोली। इसी से मुझे अपना नेक्स्ट जो सवाल मैं आपसे करना चाह रही थी नदीम जी, जो आपने ये बोला, तो आप जो ये जो शायरी लिखते हैं, आपका मेन चीज़ किस पे लिखते हैं? आपको क्या अट्रैक्ट करता है जो? हाँ, मेन चीज़ इसमें दो चीज़ें हैं। मैं लिखता हूँ रोमांटिक शायरी, मुझे लिखना पसंद है। क्यों, कुछ लोग लिखते हैं जी धर्म पे लिखी, मज़हब यानी कि उस पे लिखी, कुछ अपने मुल्क पे लिखते हैं, कुछ मैं लिखता हूँ हुस्न पे लिखी। हाँ, कि महबूब के बालों का ज़िक्र किया, उसकी आँखों का ज़िक्र किया, यानी कि मैं इंसानों पे शायरी लिखता हूँ कि ये इंसान, अल्लाह ताला ने ये दुनिया कितनी खूबसूरत बनाई है। हमें जिस तरह आपने पहले प्रोग्राम में बताया, हमें मोहब्बतें, खुशियाँ बखेरना है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं इंसानों पे शायरी लिखूँ, कि मोहब्बत के रंग बिखराऊँ, लोग पढ़ें, उनको खुश करने के लिए। और मैं ज़्यादा कोशिश करता हूँ कि मैं सैड शायरी ना लिखूँ, कि हमेशा खुशगवार, जिसको पढ़ के एक अगर बंदा सैड है उसको खुश हो जाए। खुश हो जाए। ये नहीं अगर वो खुश है उसको शायरी पढ़े तो वो सैड हो जाए। बिल्कुल सही बात बोली। ये मतलब लफ्ज़ों का बहुत गहरा हाँ, असर होता लफ्ज़ों है का ना? इंसान की ज़िंदगी में गहरा असर होता है, कि जो भी लिखेगा ना, वो उसका मौसम, दिल का मौसम ऐसा हो जाता है। अगर आप मेरे साथ कोई सैड बात, मेरे दिल का मौसम सैड रहेगा 2-3 घंटे के लिए, जब तक मैं सोचूंगा उसको। बिल्कुल सही आपने। क्यों ना इंसान ऐसा लिखे जिससे सारे लोग खुश हों पढ़ के, कि यह क्या लिखा, रोमांटिक मूड में, ये जो भी है, मैं ऐसा लिखना चाहता हूँ। नहीं, और आप बहुत अच्छा लिखते हैं। आप हमेशा से आप मतलब एक बहुत ही हमारे बहुत ही उम्दा रोमांटिक। थैंक यू वेरी मच। तो मैं आपसे बोलूँगी, मेरा जो नेक्स्ट सवाल था इसी बारे में कि आपके हिसाब से शायरी का क्या कंट्रीब्यूशन है आजकल के ज़माने में? लाइक आपको लगता है कि शायरी के मतलब मैं जिस तरह आपको बात पहले बताई मैंने, कि जो भी इंसान लिखता है कंट्रीब्यूशन, इसलिए कि अपने, मैं लिखता हूँ शायरी, मैं ये नहीं मैं लोगों को सुनाऊंगा कि लोग मुझे दाद देंगे। मुझे शायरी लिखने से अपने ज़ौक़ की तस्कीन मिलती है कि यार आज मैंने ये गज़ल लिखी, ये शेर का इसको ये पसंद आया, ये पसंद आया, कि मैं शायरी को ख़ुद इंजॉय करता हूँ। तो और लोग जो देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं, वो उसको पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि शायरी के मेरी लाइफ में तो ये कंट्रीब्यूशन है कि मैं लिखा अपने दिल की बात, जो भी मेरे दिल में आई, लिख दी, पेपर पे लिख दी, या मतलब सुना दी लोगों को। लोग उससे खुश हो गए, 4 लोग 10 लोग बैठे, उनको मैंने 5 मिनट को अपनी शेर सुना दिया, वो खुश है मेरी शायरी से। तो हमारे दर्शकों को बताइए नदीम जी, आपके फेवरेट शायर कौन से, जो आपको बहुत पसंद, आपके पसंदीदा शायर? अच्छा, शायर जिस तरह मैंने बताया, शायर सभी अच्छे थे, लेकिन मैं लाइक करता हूँ जोनी लिया, जिसे बताया आपको, अल्लामा इकबाल को, और जिस तरह सागर सदीकी को। अल्लामा इकबाल की जिस तरह हम कहते हैं, हमारे स्कूलों में, पाकिस्तान में अभी भी है, इनकी दुआ पढ़ी जाती है, लपे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, ज़िंदगी शम्मा की सूरत खुदा आया मेरी, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए, हो मेरा काम गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से, ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना। और अल्लामा इकबाल कहते हैं, मतलब शेर तो मशहूर है, बड़ी बज़म में राज की बात कह दी, बड़ा बेअदब हूँ सज़ा चाहता हूँ। तो इस तरह सागर सिद्दीकी को भी लाइक करता हूँ, कि सादे आओ एक सजदा करें आलम मदहोशी में, लोग कहते हैं कि सागर को खुदा याद नहीं। MZ कंवल है लाहौर की, जिन्होंने कोरोना पे पहली बुक लिखी। उनका शेर मुझे बड़ा पसंद है। वो शेर उनका, लोग सीने में कैद रखते हैं दिल को,
लोग सीने में कैद रखते हैं दिल को, हमने दिल को सर पे चढ़ा रखा है। अरे वाह शायर सारे अच्छे हैं, जिनकी भी शायरी मोस्टली मैं 2-3 को लाइक करता हूँ। जैसे जो उन्होंने छोटा शेर पढ़ा, हाँ, दिल पे असर किया। सागर सिद्दीकी, छोटे छोटे उनको दुख बहुत थे कि उन्होंने जो भी लिखा, हाँ, शराब पे बात की कि उन्होंने मतलब ऐसे अशार लिखे। अल्लामा इकबाल ने हर किस्म की शायरी की। ये चीज़ें हैं। ये चीजें, हाँ, वही होता है कि स्कूल डेज से या बचपन से किसी ना किसी का असर तो रहता है ना, आप जैसे इंस्पायर होते हैं। बिल्कुल, जिस तरह हम पढ़ते थे, हमने सोचना अच्छा डिफरेंट सिलेबस में होती है हमारी। अल्लामा इकबाल की पोइट्री है, अच्छा ये उसकी पोइट्री है, ये उसकी पोइट्री है, डिफरेंट शोरा की पोइट्री है। अब ये हम 10 डिफरेंट लोग हैं, उनको कौन सी पसंद आती है? कोई कहते हैं जैसे मुझे ये पसंद है अल्लामा इकबाल, मैं कहता हूँ मुझे सागर सिद्दीकी की पसंद है, कोई कहता है जॉनी ली की पसंद है। मतलब मोहसिन नकवी हैं, अहमद फराज हैं, मतलब बहुत से शायर हैं। लेकिन अब ये इंसान की तबीयत पे है, किसको क्या पसंद है, किसको वो अपना जिस तरह का मेरे दिल का मौसम होगा मैं उस तरह के शायर को लाइक करूँगा। लिखने वाला कोई भी बुरा नहीं है। हाँ, नहीं बिल्कुल सही आपने बोला। तो आई गेस एक सवाल है जो शायरी से थोड़ा हटके कि आप का और आपके क्या शौक हैं शायरी के अलावा? अच्छा, शायरी के अलावा, शायरी के अलावा नहीं, शायरी से रिलेटेड है। रिलेटेड है, अच्छा। शायरी से रिलेटेड मुझे गार्डनिंग बहुत पसंद है। गार्डनिंग इसलिए मैं करता हूँ, एक बीज को बोया, पौधा आया एक, उसमें कुदरत के रंग, फूल, डिफरेंट किस्म के फूल पसंद है। और फूल का शायरी के साथ बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है, हाँ बिल्कुल कि शायरी और गार्डनिंग। मैं एक आदमी से मिला, उसने मुझे हैरानकुन बात बताई। उसने कहा मैं बारनवे में हुआ करता था, उसने वैसे मैंने उससे कहा, मैंने कहा यार वो तस्वीरें बना के ना फ्री में देता था। अच्छा फोटोग्राफर था, उसने तस्वीरें बना के लोगों को फ्री में दी। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा यार अब फ्री तस्वीरें बनाते हो, मेरी तो बनाओ तस्वीर। उसने मुझे बड़ा अच्छा जवाब दिया, कहता नदीम मैं तो तस्वीरें मोबाइल में बना दूंगा, इस कैमरे में नहीं। मैंने कहा इस कैमरे, उसके पास मतलब प्रोफेशनल कैमरा था। मैंने कहा इसमें क्यों नहीं? कहता इस कैमरे में सिर्फ दो चीज़ों की तस्वीरें बनती हैं। कहता आज तक इस कैमरे में मैंने खूबसूरत फूलों की तस्वीरें बनाई हैं, और आज तक इस कैमरे में मैंने सिर्फ लड़कियों की फीमेल की तस्वीर बनी है। कहता खूबसूरत चीज़ों की इसमें तस्वीरें बनाई है। इसलिए मैं कहता हूँ कि मतलब मुझे फूल पसंद हैं। खुदा ताला के अगर किसी पौधे को फल मैं देखता हूँ, हाँ भी ये फूल खिल गया, कली है, फूल है, गुलाब के फूल, हम उनको यूज़ करते हैं, खुशबू है में अल्लाह ताला ने डाली। तो मुझे गार्डनिंग करना शायरी के अलावा बड़ा पसंद है। हाँ जी, वो एक बात रहती है कि उसमें कोई आर्टिफिशियल वो भी नहीं है, बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। आप कुछ भी करें, उस ब्यूटी का कोई कंपैरिजन। हाँ नहीं बिल्कुल। इसलिए कि मैं जब भी मुझे टाइम मिले, पोइट्री के अलावा शाम को बड़ा अच्छा लगता है कि शाम हो रही है, सूरज गुरूब हो रहा है और मैं पौधों को पानी दे रहा हूँ और नए नए फूलों को देख रहा हूँ। ये फूल अच्छा आज गुलाब का, अच्छा ये कली इधर है, अच्छा ये उधर है। यानी कि उस एटमॉस्फेयर में मैं नेचुरल चीज़ें फील करता हूँ और उससे शायद ख्यालात, अच्छे ख्याल आते हैं जिससे मुझे मेरी पोइट्री में हेल्प करते हैं लिखने के लिए। बिल्कुल सही। और मुझे पता है बैडमिंटन खेलते हैं। हाँ बिल्कुल, हाँ ये आपने मुझे अच्छा ये मैंने बताया नहीं, लेकिन आपको पता चल गया कहीं से ना क्या। तो लेकिन थोड़ा टाइम मैं वीक में एक दफ़ा हम टाइम निकालते हैं, सैटरडे को या फ्राइडे को, जिस दिन भी, लेकिन 2-3 घंटे मैं कहता हूँ थोड़ा स्पोर्ट्स को भी टाइम दो। नहीं बिल्कुल सही मुझे है, अच्छा लगता है इस कंट्री बिजी लाइफ में 1 या 2 घंटे मैं कहता हूँ कि बैडमिंटन खेला जाए तो अच्छी बात है। और उससे आपका दिमाग भी अच्छा चलता है ना? वो हाँ, दिमाग अच्छा चलता है और थोड़ा एक्टिव रहता है। थोड़े एक्टिव रहते हैं, हाँ जी। अगर बंदा एक्टिव नहीं होगा ना का, इस कंट्री में बिजी लाइफ है, एक्टिव रहना ज़रूरी है। ये सारे काम एक्टिव होने की वजह से हैं। जी। तो नदीम जी, ये बात है कि आपको लगता है कि जो हमारी यंग जनरेशन है उनको शायरी में इंटरेस्ट है? मतलब पाकिस्तान में कैसा माहौल है, यंग जो आपके बच्चे हैं वो पढ़ते हैं शायरी? मैं बिल्कुल आपको इस बारे में, अभी मेरी ना लाखानी जी से यही बात हो रही है, बड़े अच्छे शायर हैं मुसद्दक लाखानी, अभी अब हमारा प्रोग्राम किया उन्होंने। तो मैं कहता हूँ शायरी आस्ता आस्ता ना अदब का ये ख़त्म होता जा रहा है। जिस तरह मेरे बच्चे इधर ऑस्ट्रेलिया में हैं, वो मुझसे कहते बाबा क्या लिख रहे हैं आप? मैं बताता हूँ मैं पोइट्री लिख रहा हूँ। तो थोड़ा उनको यानी कि समझ आ गई कि मेरे पापा पोइट्री लिखते हैं। तो एक दफ़ा उसने क्या किया, 8 ईयर्स का मेरा बड़ा बेटा, उसने लिखा, इंग्लिश में कुछ लिख के लाया, देखो पापा मैं भी पोइट्री लिखता हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो उसके बाद मैंने उसको थोड़ा अपना लैंग्वेज के बारे में बताना शुरू कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऑस्ट्रेलिया में, मतलब इन कंट्रीज़ में जहाँ भी हो, कि इसका अदब के बारे में लोग सुनने वाले, जी लिखने वाले और अप्रिशिएट करने ये बहुत कम लोग हैं। लेकिन मैं उन लोगों को सैल्यूट करता हूँ जो लिखते हैं,
मेरे कोलीग्स हैं जो लिखते हैं, जो इसको सुनते हैं, जो इसको टाइम देते हैं। लेकिन अगर मैं नहीं लिखूँगा ना, ये ख़त्म हो जाएगा। आप नहीं लिखेंगी, ये सिलसिला ख़त्म हो जाएगा। और लिखने का सिलसिला ख़त्म हो गया तो ये ख़यालात जो आते हैं हमें, वो हम कैसे लोगों तक पहुँचाएँगे? मैं जो लिखता हूँ, कुछ लोग लिख के सॉन्ग बनाते हैं, सॉन्ग वीडियोस मूवीज़ में चलते हैं, तो ये एक्सप्रेशन, ये फेज, हम मोहब्बत के बारे में लोगों को बताते हैं, ये चीज़ है, ऐसी चीज़ है। मैं कहता हूँ कभी भी अपने सुनने वालों सबको मैं ये बताना चाहूँगा, हमेशा सुने, पोएट्री सुने, और आपको हमेशा पढ़ने से आपको हमेशा अच्छी बातें मिलेंगी। बजाय आप फ्री बैठे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, घर में मोबाइल देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, उससे अच्छा आप पढ़ें, सुने, जो भी जहाँ से मिलता है। तो ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी ये है ट्रेंड, पाकिस्तान में भी है, लोग लिखते हैं, सुनते हैं, ये सारा, इस चीज़ से मैं खुश हूँ कि उधर लोग अभी भी मतलब ये हमारे सिलेबस में सारी चीज़ें हैं। ये बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छी बात बोली नदीम जी। मेरा भी यही है कि वैसे भी लाइफ इतनी मैकेनाइज्ड होती जा रही है, और आप ज़िंदगी से शायरी, आर्ट, ये सब निकाल दें तो बड़ी रूखी सूखी सी ज़िंदगी हो जाएगी, है ना? फीका सा हो जाएगा, मतलब आप एक मशीन के जैसे आप हो जाएंगे। और तो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, पर आपने बिल्कुल सही बोला कि उसको और थोड़ा एनकरेजमेंट करने की ज़रूरत है। एंड आई होपफुली यंगर जनरेशन और सुनेगी। पर आजकल एक बात और देखने में आई है कि ये अपना जो सोशल मीडिया, कई यंग जनरेशन वाले वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वापस से एक रिवाइवल सा हुआ है, वो एक अच्छी बात है। नहीं, ये अच्छी बात है कि मतलब ना सोशल मीडिया, जिस तरह कोई भी प्रोग्राम सोशल मीडिया पोएट्री का चले, चलो किसी कोई ना वे है। अगर बंदा बुक नहीं ना पढ़ सकता, टाइम नहीं किसी के पास ऑस्ट्रेलिया में कि बुक पढ़े, लेकिन फेसबुक तो वो खोल लेगा, सोशल मीडिया तो वो लाजमी यूज़ करेगा, उसमें देखना चाहिए प्रोग्राम आ रहा है तो वो लाजमी इस प्रोग्राम को देखेगा, कुछ सुनेगा भी, शायद उसको पसंद आए, वो सारा प्रोग्राम देखेगा। दैट्स वेरी ट्रू। और मैं इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि ब्रिस्बेन में मतलब इंडोर टीवी रशपाल जी ने ये प्रोग्राम शुरू किया, मतलब हम पोएट्री का, ये स्पेशली लोगों को, अब लोगों का इंटरेस्ट मतलब इसमें वो आ रहा है कि लोग सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम, कितने लोग, कितने उसमें व्यूज़ हैं, कितने लोग सुनते हैं। यानी कि इन्होंने हमें भी चांस दिया कि हम उनको अपना कलाम सुनाएं, और वो सुनने वाले भी थोड़े ज़्यादा हो गए हैं। नहीं, बहुत अच्छी बात है, ये एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है, ऐसा आप बोल रहे हैं। और इससे हम लोगों को भी एनकरेजमेंट मिलता है कि चलिए हमारे जैसे शायर लोग जो हैं। तो आपसे मैं पूछूंगी नदीम जी, आपका अपना खुद का कौन सा फेवरेट शेर है जो आपने लिखा हो, जो आपको बहुत पसंद है कि यार ये मैंने लिखा और मुझे बड़ा पसंद है? अच्छा, शेर मैं कहता हूँ मेरे तो सारे शेर अच्छे हैं, लेकिन वो आपको लास्ट टाइम सुनाया था, वो पगली अक्सर मुझसे पूछती है इश्क का मतलब, वो पगली अक्सर मुझसे पूछती है इश्क का मतलब, इश्क वो है जो मैं तुमसे बेख्तियार करता हूँ। वाह वाह ये बहुत आपको लोगों को भी बहुत पसंद है। ये शेर मुझे अच्छा लगता है कि मतलब उससे नहीं पता जिससे मैं प्यार करता हूँ, लेकिन बेख्तियार है, प्यार करता हूँ उससे, लेकिन उसको इश्क की मीनिंग नहीं पता। बहुत ही खूबसूरत, बहुत डेलिकेट, बहुत टचिंग सा ये वाला शेर है आपका नदीम जी, मुझे भी बहुत पसंद है। तो और दूसरे शायरों में कौन से आपके कुछ जो बहुत ही पसंद हो आपको शेर, या ऐसा कुछ आप जो आपको अपील करते हैं? आप बार बार होता है ना, अपन बार बार जाते हैं, वो पढ़ते फिर भी अच्छा लगता है, तो ऐसा कोई फेवरेट सा आपका जो हो, एक दो शेर किसी और शायर के जो आपको बहुत ही पसंद हो? अच्छा, शायर तो इसलिए मैं कहता हूँ कि मतलब जिस तरह शायर, जिस तरह पड़ गई पाँव में, शेर है मुझे पसंद है, पड़ गई पाँव में जंजीरें तमन्नाओं की, पड़ गई पाँव में जंजीरें तमन्नाओं की, मैंने जब भी तेरी जुल्फ़ के हल्के से निकलना चाहा। ये शेर अच्छा लगता है, हमेशा इसमें जुल्फ़ का उसने जिक्र किया। और इसके बाद जिस तरह शेर तो पॉपुलर है, कैश जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, कैश जंगल में अकेला है मुझे जाने दो, खूब गुजरेगी जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। फिर मेरा ख़ुद का शेर लिखा है, जिस तरह मैं कहता हूँ, मेरी ज़िंदगी में मतलब मेरी ज़िंदगी में तेरे गमों के सिवा कुछ भी नहीं, मेरी ज़िंदगी में तेरे गमों के सिवा कुछ भी नहीं, ज़रा रायत करो तो ये थोड़ी सहल गुजरे। मतलब वैसे मैं खुशी मतलब लिखता हूँ पोएट्री, लेकिन कुछ शेर मतलब मेरे एक का ये शेर है, मेरी ज़िंदगी में तेरे गमों के सिवा कुछ भी नहीं, ज़रा रायत करो थोड़ी सहल गुजरे, थोड़ी आसान गुजरे। फिर है मेरा अपना, हैरा हूँ उसने ख़ुद को मुझसे जुदा करके, हैरा हूँ कि उसने ख़ुद को मुझसे जुदा करके फिर मुझे जीने की भी दुआ दी है। और एक शेर मुझे अच्छा लगता है, कुछ लोग कहते हैं जी,
कोई भी अपने महबूब की बुराई नहीं करना चाहता, कोई भी कहता, चाहे वो जैसा भी हो, उससे बात कर रहा नहीं कर रहा। मैं लिख रहा था बैठा, मजमून लिखते लिखते कलम ही तोड़ दिया मैंने, मजमून लिखते लिखते कलम ही तोड़ दिया मैंने, जब भी उसे बेवफा लिखने की बात आई। अरे वाह, यानी कि वाह। मैं कभी भी उसको कभी बेवफा नहीं लिख लिख सकता। सकते। मतलब जो भी हो मैं कहूँ, मतलब ये मेरा जो किया मैंने किया, कभी उसको बेवफा नहीं लिख सकता। मतलब ऐसे शेर या ऐसे मुझे पसंद है। बेहद खूबसूरत। थैंक यू बेहद जी। खूबसूरत। तो नदीम जी, ये होता है कि ये लाइफ है, हम लोग की चल रही है, इसमें थोड़े से जो पल निकाल लेते हैं शायरी के लिए। बिल्कुल। और जैसा आपने कहा, खूब जमेगी जब मिल बैठेंगे दो दीवाने दिल, दो, बिल्कुल। आप और मैं बैठेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छा से आपने शेर भी बोले। तो इसके अलावा आपके मन में कुछ है जो आप हमारे दर्शकों से बोलना चाहेंगे शायरी के? जी बिल्कुल, मैं अपने सुनने वालों को पैगाम देना चाहूँगा। मैं बल्कि इन सब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा विभा जी। ये लोग हमें इतना सुनते हैं, इतना प्यार देते हैं। इनकी दाद की वजह से विभा जी, इनकी दाद की वजह से हमें और हौसला मिलता है लिखने के लिए। मतलब जो भी मैं ये सुनते हैं, हमें दाद देते हैं, हमें मतलब थोड़ा और होता है कि हम और लिखें और अच्छा लिखते जाएं। तो मैं इनसे कहूँगा हमेशा जो भी लिखे, मैं लिखूँ, कोई भी लिखे, प्लीज़ दाद उनको ज़रूर दें, मतलब जो उनका राइट है, ताकि ये सिलसिला चलता रहे। जी जी। नदीम जी, बहुत ही खूबसूरत आपने ये बात बोली, और मैं आमीन बोलूँगी इसको कि हमें ऐसी दाद मिलती रहे और आप हमें इसी तरह से हमें मोहब्बतें देते रहें और हमारा प्रोग्राम आप सब देखते रहें। और नदीम जी, जाते जाते ये शेर मैं आपके लिए बोलूँगी, बिकॉज़ आप हमेशा बहुत ही अच्छी आशिकाना सी रोमांटिक शायरी करते हैं, मुझे भी बहुत पसंद है। ये आपके लिए, और बिकॉज चाय भी पी रहे हैं। इजहार मोहब्बत बेधड़क होना चाहिए, इजहार मोहब्बत बेधड़क होना चाहिए, चाय हो या इश्क हो, कड़क होना चाहिए। जबरदस्त जबरदस्त विभा जी। मैं तो तो ऐसे ये शेर रोमांटिक आपके लिखता हूँ, लिए। लेकिन नोट किया आप भी रोमांटिक, आपका भी कुछ शेर ऐसा नहीं है जो रोमांटिक ना हो। जी नहीं, मुझे भी बहुत पसंद है, इसलिए मुझे आपकी बहुत पसंद आती है शायरी। अच्छा है विभा जी के लोग ऐसे हम चेहरों पे खुशियाँ रहें, मतलब हम खुश रहें, सुनने वाले खुश रहें। अभी शेर पढ़े, हम थोड़ी देर हंसे, बड़ा अच्छा लगा विभा जी। आप आए नदीम जी, बहुत अच्छा लगा। मैं आपको दिल से शुक्रिया अदा बहुत करती शुक्रिया हूँ, विभा जी। और मेरी आपके लिए दुआ है कि आप ऐसे ही लिखते रहें और बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचे, और एक दिन हम बोलें, देखिए नदीम जी ये हमारे। विभा जी बहुत शुक्रिया, आप हमारे लिए जी। इतना सोचती हैं कि आपने यहाँ तक, बल्कि आपने मुझे ज़हनी तौर पे वाकई वहाँ पहुँचा दिया कि आप पूछे अच्छा ये नदीम जी है। तो बस मैं आपको दुआएं देती हूँ, और मेरा यह है कि आपका 2021 बहुत अच्छा रहे, Thank you और very much. आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, और आपके सारे ख्वाब पूरे हों। ये मेरी पूरे दिल से दुआ है नदीम आमीन जी। विभा जी। और मैं फिर से शुक्रिया अदा करती हूँ, और मैं दर्शकों से बोलना चाहूँगी कि आप हमें ज़रूर देखिए 26 दिसंबर को हमारा जो प्रोग्राम आता है शायराना चाय। आप चाय बनाएं या कॉफ़ी बनाएं, या आपका जो भी चॉइस ऑफ पॉइजन हो वो लेकर आएं, और आप देखें हमारा प्रोग्राम और उसे एंजॉय करें। हम लोग 6:30 बजे आएंगे, तो आप ज़रूर देखिएगा। बहुत शुक्रिया नमस्कार, जी। शुक्रिया।